अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और हिल्बर्ट स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का देखेंगे और उससे रेलिवेंट डेफिनेशंस एंड थ्योरम करेंगे, देन हिल्बर्ट स्पेसेस की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स की, ए वेक्टर और बी वेक्टर की, तो उनके डॉट प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट की आपस में की जाती है, आथ कंपोनेंट की और जेथ कंपोनेंट की आपस में मल्टीप्लिकेशन की जाती है। सिमिलरली केथ कंपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन की जाती है और सेंटर में प्लस का साइन आता है दोनों तरफ। इसी तरह एक और हमारे पास नोटेशन होती है मोड की। मोड की नोटेशन क्या होती है जी, हमने डॉट प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर रूट लेना होता है और ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, ये मोड जो है, और ये हमें लेंथ डिनोट कर रहा होता है किसी वेक्टर की। एंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन जो है वो कैसे हम पता लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की मदद से। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, देन दे बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। विच आर इम्पोर्टेंट टूल्स इन मैनी एप्लीकेशंस, ये वाले टूल्स जो हैं हर एप्लीकेशंस में हमें मिलते हैं। एंड डॉट प्रोडक्ट और ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो वेक्टर स्पेसेस में ज़्यादा हमें मिलती है। और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो है और कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस उसको हम कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को हिल्बर्ट स्पेसेस का नाम देते हैं। ये इनके बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ब्रीफ ओरिएंटेशन अबाउट मेन कंटेंट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जी इनर प्रोडक्ट स्पेस की। एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स इज अ वेक्टर स्पेस, मीन टू से एक्स क्या हम लेंगे, वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट। इसमें डिनोट हम कैसे किया करेंगे, ये वाला सिंबल है डिनोट करने के लिए। एक्स वाई इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन इट, द लेटर जनरलाइज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड इज यूज टू डिफाइन। हम इस पे अब क्या क्या चीज़ डिफाइन कर सकते हैं इस इनर प्रोडक्ट स्पेस पे, इस पे हम एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। और नॉर्म के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होगी उस ए को ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं और देन उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो नॉर्म और मैग्नीट्यूड सेम ही चीज़ है। नॉर्म हम उस पर डिफाइन कर सकते हैं, हम उसकी ऑर्थोगोनैलिटी देख सकते हैं। तो कोई अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जिसकी हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकें, तो उसमें हम नॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल की और ऑर्थोगोनैलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। then he defining the Hilbert space. A Hilbert space H is the complete inner product space. The theory of inner product and Hilbert spaces is richer than that of the general normed and Banach spaces. अब ये जो स्पेसिस है इनर प्रोडक्ट एंड हिल्बर्ट स्पेसिस, ये जो है ज़्यादा यूज़ की जाती हैं किससे, बनाक स्पेसिस से और नॉर्म स्पेसिस से। हिल्बर्ट स्पेस आपको ज़्यादा जो है एप्लीकेशन में मिलेगी। Representation of H as a direct sum of a closed subspace and its orthogonal complement। हम क्या पढ़ेंगे हिल्बर्ट स्पेस के बारे में, इसके कौन कौन से फीचर्स देखेंगे, इसकी क्लोज डायरेक्ट सम देखेंगे क्लोज सबस्पेसिस का, एंड इट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट और उसके कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड सीक्वेंसेस एंड करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। देन रेजिस लेमा या रेजिस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस के जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होंगे उस पर रेजिस लेमा या रेजिस रिप्रेजेंटेशन अप्लाई करेंगे। एंड देन वी डिस्कस द हिल्बर्ट adjoint ऑपरेटर टी स्टैरिक ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी। ये चार चीजें, चार सेक्शन हमारे तकरीबन बनेंगे हिल्बर्ट स्पेस से रेलिवेंट। ओके, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट वन इज इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड हिल्बर्ट स्पेस। अब ऊपर जितना हमने पढ़ा वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आए हैं। Definition of inner product space and Hilbert space. An inner product space is a vector space X with an inner product defined on it. अब इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होती है वो वेक्टर स्पेस ही है, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, ठीक है। अगर हम किसी वेक्टर स्पेस पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दें या इनर प्रोडक्ट अप्लाई कर दें तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी, वो वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी। हिल्बर्ट स्पेस इज अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। कंप्लीट इन द सेंस ऑफ मीट्रिक, मतलब कि हमारी जो मीट्रिक की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी इनर प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रही होंगी। हेयर एन इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स इज अ
mapping of x cross x into a scalar field k of x, that is with every pair of vectors x and y there is associated scalar which is written as। अब वो आपको जनरल फॉर्म में बता रहा है कि हम इसको ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास एक एक्स स्पेस है, ये एक एक्स स्पेस है। इसके जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें एक स्पेस मिलेगी एक्स क्रॉस एक्स स्पेस, और यहाँ से हम एक वेक्टर उठाएंगे, इधर से एक वेक्टर उठाएंगे, वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ हमें कोई स्केलर मिलेगा। इसी तरह हमने एक और वेक्टर लिया, इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे या इसके डॉट इनर प्रोडक्ट लेंगे एक वेक्टर के साथ, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, एक स्केलर एलिमेंट मिलेगा। इसलिए वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे उसने इसलिए यहाँ पे कहा है an inner product on x is a mapping of x cross x into scalar field k of x। जब इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे x के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर फील्ड k मिला करेगी x की, ठीक है। और डिफाइन करने का वे क्या है, ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का वे है। अब ये देखिए, ये x हमारे पास स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, इनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ कोई एलिमेंट होगा, एक्स वेक्टर होगा, यहाँ कोई वेक्टर होगा वाई वेक्टर, इनकी आपस में जो है वो हम मल्टीप्लीकेशन किया करेंगे एक्स और वाई की, इस एक्स की और वाई की आपस में जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन हमें एक स्केलर के रिसीव हुआ करेगा। तो इस एक्स और वाई ये जो है ये क्या है, एलिमेंट है किसके, इस एक्स के और इस एक्स के, इसलिए इसको हम इस तरह से इनर प्रोडक्ट स्पेस को लिखा करेंगे। अब ये जो हमने अभी सिंबल बताया मैंने आपको, ये वाला इसको क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट, जहां भी ये सिंबल नजर आएगा इसको हम इनर प्रोडक्ट पढ़ा करेंगे ऑफ एक्स एंड वाई। अब इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जी, इनर प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज ये है कि अगर दो एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट एक्स में प्लस हो रहे हैं और दूसरा एलिमेंट हम दूसरे सेट से ले रहे हैं, तो हम इसके जो मैपिंग है उसके बाद क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल उसको मैप कर सकते हैं, पहले एलिमेंट को भी और प्लस के साथ दूसरे एलिमेंट को भी। सिमिलरली अगर कोई अल्फा जो है वो एक फर्स्ट सेट में से अल्फा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम आउटसाइड भी ले लेगा करते हैं। इसकी रीजन मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये एक्स का सेट है और ये भी एक्स का सेट है, यहाँ एलिमेंट एक्स है, अल्फा एक्स क्या है, यहाँ एलिमेंट क्या है, वेक्टर यहाँ पे क्या है जी, वाई वेक्टर है, ठीक है। अब जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स क्रॉस एक्स की, इसकी इनर प्रोडक्ट लेंगे अल्फा एक्स की और वाई की, तो क्या होगा, हमारी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो एक्स की वाई के साथ हो जाएगी और हमें आंसर में एक स्केलर एलिमेंट के मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो अल्फा ये एज इट इज साथ आ जाएगा, इसलिए कहा ये जा रहा है ये के किस चीज को डिनोट करे, ये के डिनोट करता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, मतलब इनर प्रोडक्ट के आंसर को। तो इसका मतलब ये के हमारे पास इस आंसर आया करेगा जिसको हम इस तरह से लिख लें या फिर के की फॉर्म में लिख लें, और ये अल्फा एज इट इज हमारे पास स्केलर रहा करेगा। तो सिमिलरली ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो भी हम इस तरह इसको डायग्राम में देख सकते हैं। इसी तरह जो है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, उसमें कहा गया है कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट ले लें या फिर वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट ले लें, कोई मसला नहीं, सेम ही आंसर आता है। और एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट जो होता है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और इक्वल टू जीरो कब होगा, व्हेन इटसेल्फ एलिमेंट एक्स और एलिमेंट एक्स, यहाँ पे भी एक्स जो एलिमेंट है वो अगर दोनों जीरो होंगे तो उस सूरत में हमारे जो ये एक्स क्रॉस एक्स या एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आएगी, सिर्फ उस सूरत में जब एक्स खुद जीरो हुआ करेगा। ओके, नॉर्म डिफाइन करते हैं। इनर प्रोडक्ट की नॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे, इनर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं जी, ये इनर प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है ये वाला, ठीक है। इस पे जब हम डिफाइन स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, नॉर्म बन जाएगी। नॉर्म हमेशा क्या होगी, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी से पता है कि हमारा इनर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव आता है, या जीरो आता है या पॉजिटिव आता है। इसलिए नॉर्म किस चीज को डिफाइन करती है, लेंथ को। तो जब वो खुद ही जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू होगी तो उसकी हमेशा जो वैल्यू आया करेगी नॉर्म की वो हमेशा ही जीरो आएगी या जीरो से ग्रेटर आया करेगी। मीट्रिक डिफाइन अगर हमने करनी हो, मीट्रिक का हमें पता है कि वो डिस्टेंस को बता रही होती है, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को डिफाइन कर रही होती है। अब मीट्रिक ऑन एक्स इज गिवन बाय, मैट्रिक्स अगर हमने इसमें देखनी हो एक्स और वाई में तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई की नॉर्म
ठीक है, इसको अब कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने यहाँ एक्स एक्स लिखा है, इधर अब क्या लिख देंगे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। एज इनर प्रोडक्ट स्पेसिस आर नॉर्म स्पेसिस, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉर्म स्पेसिस भी होती हैं, क्योंकि हम उसमें इजीली नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। एंड हिल्बर्ट स्पेसिस आर बनार्क स्पेसिस, हिल्बर्ट स्पेसिस क्या बनती है, बनार्क स्पेसिस वो बनेंगी, क्योंकि बनार्क स्पेस क्या होती है, वो भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है। तो जब हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस पे जो है वो मीट्रिक डिफाइन कर दी, तो हिल्बर्ट स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस की ही जनरलाइज्ड फॉर्म है। जब ये हमारे पास जो है इसमें हम नॉर्म स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हिल्बर्ट स्पेस जो है क्या है, इसी इनर प्रोडक्ट स्पेस की कंप्लीट शक्ल है। ये अब हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट शक्ल भी होगी और इसमें नॉर्म स्पेस भी होगी। तो जो ऐसी स्पेस जो कंप्लीट भी हो और नॉर्म भी हो, तो वो क्या बनती है, बनार्क स्पेस बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो है वो नॉर्म स्पेसेस होती हैं और हिल्बर्ट स्पेसेस होती है वो बनार्क स्पेसेस भी होती हैं। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, जैसे हम ये कह दें कि नॉर्म स्पेसेस आर इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, नो। इसी तरह बनार्क स्पेसेस आर हिल्बर्ट स्पेसेस, नो। इस तरह से नहीं हम इसको कह सकते हैं, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। किसी केस में हो भी सकता है और किसी में नहीं भी है। लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेसिस लाजमी नॉर्म स्पेसिस होती है, सिमिलरली हिल्बर्ट स्पेसिस लाजमी तौर पे बनार्क स्पेसिस होती हैं। ओके, अब उसने IP3 थर्ड जो है इसमें प्रॉपर्टी में कहा है कि बार जो डिनोट कर रही है वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को कर रही है। ठीक है, इफ एक्स इज अ रियल वेक्टर स्पेस, वही सिंपली है। हम बार कब लिया करते हैं, जब हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यूज हो या वेक्टर कम्प्लेक्स हो। अगर हमारे कम्प्लेक्स नहीं होंगे तो फिर ये बार खत्म हो जाएगी, फिर हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ वाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, रियल वेक्टर्स में तो नहीं ना कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाता, रियल वेक्टर्स में तो रियल नंबर्स होते हैं। और सो ये हमारे पास कौन सी फिर प्रॉपर्टी मिल जाती है, सिमेट्री प्रॉपर्टी मिल जाती है। द प्रूफ ऑफ वन सेटिस्फाई द एक्सियम्स n1 to n4 ऑफ नॉर्म। अब जो हमारे पास है, कहता है कि जो इक्वेशन 1 है, इसके अगर हम प्रूफ लें तो इसमें हमें सारी की सारी नॉर्म की प्रॉपर्टी यूटिलाइज करनी पड़ेंगी। नॉर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं n1 से n4 की तक, वो सारे एग्जाम्स यूज करने पड़ेंगे। और फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1 टू प्रॉपर्टी नंबर 3 वी ऑब्टेन द फार्मूला। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 1 और 3 से देखें, हमें एक फार्मूला जो है वो मिलता है, हम जनरलाइज्ड फॉर्म लेके चलने लगे, मतलब उसमें हमने क्या किया हुआ है, एक्स और वाई लिखा है सिर्फ, यहाँ पे अल्फा और बीटा भी साथ में ऐड कर दिया है। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, स्केलर्स हैं। अब जब ये अल्फा एक्स इस जी के साथ इनर प्रोडक्ट बनाएगा तो अल्फा आउटसाइड आ जाएगा। इसी तरह जब बीटा वाई इस जी के साथ इनर प्रोडक्ट बनाएगा तो बीटा भी आउटसाइड आ जाएगा। सिमिलरली जब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे, इस पे देखिए कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्योंकि एक्स भी हमारा रियल नंबर है, वाई भी हमारा रियल नंबर है, तो हमारा सिर्फ जो है ये कॉन्जुगेट किस पे आ जाएगा, अल्फा स्केलर पे आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको इस वाली प्रॉपर्टी को ए को सी के फॉर्म में भी देख सकते हैं, कि मतलब इसको कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हम इनका ले सकते हैं। आवर स्केलर प्रोडक्ट, बट दिस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर इन अ वेक्टर स्पेस। हमारी जो इनर प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट वेक्टर की वेक्टर के साथ है। ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो हम आम नंबरिंग की करते हैं, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वो वाली मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये वेक्टर की वेक्टर के साथ जो है वो प्रोडक्ट है। ओके, अब हमारे पास है जी, इसमें वो कहता है कि नॉर्म जो है या इनर प्रोडक्ट स्पेसिस और नॉर्म दोनों मिलके जो है वो पैरेललोग्राम इक्वालिटी को भी प्रूव करते हैं। पैरेललोग्राम इक्वालिटी क्या है जी, x प्लस वाई नॉर्म का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई नॉर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम इक्वालिटी। इसको अगर हमने प्रूव करना हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं जी, नॉर्म की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और इनर प्रोडक्ट स्पेस की, जैसे ये एक्स नॉर्म स्क्वायर है, इसको 2 टाइम लिखेंगे तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी। इसी तरह ये भी इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी। तो दोनों की प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज करते हुए हम पैरेललोग्राम की ये इक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। ओके, नॉट ऑल नॉर्म स्पेसेस आर इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। सारी की सारी जो है वो नॉर्म स्पेसेस इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं होती। वही बात जो मैंने पहले कही है कि सारी की इनर प्रोडक्ट जो स्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नॉर्म स्पेसेस होती हैं। लेकिन नॉर्म स्पेसेस मे और मे नॉट, ठीक है, सॉरी मैं उलट कर गई,
एक सेकेंड मुझे इसको, हाँ, जो हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस होती हैं वो क्या होती है, नॉर्म स्पेसेस लाजमी होती हैं, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस आर मस्ट नॉर्म स्पेसेस। लेकिन नॉर्म स्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। यही चीज मैंने आपको पहले भी डिफाइन की है। अब यहाँ से ये क्या है जी, पैरालेलोग्राम बनाई हुई है। इसमें अब यहाँ यहाँ y लिया हुआ है, ये x लिया हुआ है, ये x प्लस वाई लिया, ये x माइनस वाई लिया। पैरालेलोग्राम इक्वालिटी जो है यही चीज है। पैरेललोग्राम इक्वालिटी हमें क्या शो करती है कि हमने एक साइड ये y है, एक साइड ये वाली y की है, तो y कितने टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया। x एक साइड ये है और x एक साइड ये है, x कितने टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया। इसलिए हमारी जो राइट हैंड साइड बन रही है इस पैरेललोग्राम इक्वालिटी की, वो आप देख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम डायगोनल से देखना चाहें तो हमारे पास x प्लस वाई, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट x प्लस वाई है, इतना यहाँ से ये वाला पार्ट भी x प्लस वाई है। सिमिलरली ये x माइनस वाई है और ये वाला पार्ट जो है ये भी x माइनस वाई है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेके नॉर्म लेके इनकी लेंथ जो है वो आपस में प्लस करेंगे तो भी हमें जो है पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, या उसकी हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी कब होती है, अभी हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है। इफ एन एलिमेंट x of an inner product space x is said to be an orthogonal to an element y belongs to x if x y inner product is equals to 0। अब देखें ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, यहाँ से हमने सॉरी y नहीं, ये भी x और x हमने वेक्टर स्पेस ली, ये एलिमेंट हमने x लिया और ये एलिमेंट हमने y लिया। देखिए x एलिमेंट भी जो है वो लिया जा रहा है, वो x में से लिया जा रहा है, और y एलिमेंट भी x में से ही लिया जा रहा है। अब इन दोनों की इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करें और हमारे पास 0 आंसर आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये x एलिमेंट जो है इस y एलिमेंट पे ऑर्थोगोनल है। We also say that x and y are orthogonal and we write, इसको लिखने का ऑर्थोगोनल का सिंबल ये यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर हम सबसेट्स की बात करें, हम x के अंदर जो है इस x के अंदर सबसेट्स ले लेते हैं a और इसके अंदर ले लेते हैं b, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x जो है वो ऑर्थोगोनल है a पर if x ऑर्थोगोनल an element of subset a and a is orthogonal to b if b for all b बिलोंग्स टू कैपिटल बी। देखें अब ये इसी डायग्राम से देखें, अगर हमने कहा कि ये हमने ए सेट ले लिया, ठीक है, सबसेट एक्स का ले लिया, तो ये जो हमारा एक्स क्या है, अगर ऑर्थोगोनल है, दिस एक्स इज ऑर्थोगोनल ऑन दिस सेट ए, मीन टू से इनकी जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस लें और वो जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस लेने के जीरो के इक्वल कब आएगी, अगर हम इस ए सेट में से एक हम ए एलिमेंट लें, जाहिर है पूरे सेट की तो नहीं ना इसके साथ इनर प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन देख सकते, एक वेक्टर की देखेंगे ना। तो इस ए सेट में से हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ए उठाएंगे, उसकी एक्स के साथ जो है वो इनर प्रोडक्ट लेंगे और वो हमारे पास अगर जीरो के इक्वल आ जाए, देन हम कह सकते हैं कि जो सबसेट हमारा इसमें है दूसरी वेक्टर स्पेस जो है इनर प्रोडक्ट की, उसमें ये बी सबसेट अगर हम बनाए और ये भी इसी तरह बी जो है वो इनर परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो इस वाई सेट पे, इस बी का भी कैसे चेक करेंगे, इस बी में से एक एलिमेंट लेंगे, कौन सा एलिमेंट, बी लिया करेंगे, ये वाला बी स्मॉल बी जो है इसमें से लेंगे, उसको वाई के साथ इनर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी जीरो के इक्वल आ जाए। अगर ये इस पे ऑर्थोगोनल हो, ये इस पे ऑर्थोगोनल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी पर ऑर्थोगोनल है, जैसे यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है ए इज ऑर्थोगोनल टू बी, ठीक है। Here are some examples of Hilbert spaces and inner product spaces। देखें यूक्लिडियन स्पेस आर एन जो है उसकी बताई हुई है हिल्बर्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस है आर एन और उसमें डिफाइन हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये इनर प्रोडक्ट जो है उसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है ये इस लाइन में इक्वेशन 5 में। अब इसमें एक्स एलिमेंट कैसे होंगे, xi1 xi2 xi3 so on xin, और हमारे y एलिमेंट क्या होंगे, eta1 eta2 eta3 eta n। और जब हम इनकी लेंगे इनर प्रोडक्ट तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज बन जाएगी, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट चीज बन जाएगी, और लास्ट एलिमेंट लास्ट से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगी, तो इनर प्रोडक्ट बन जाएगी। अब इसमें नॉर्म हमने कैसे डिफाइन करनी है,
नॉर्म डिफाइन करने के लिए जैसे हम पीछे डिफाइन करते थे, एक्स के ऊपर एक्स नॉर्म जो है मीन टू से एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। अब एक्स की एलिमेंट क्या है, एक्साई वन एक्साई टू एक्साई थ्री, इनकी इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्साई वन का स्क्वायर आ जाएगा, एक्साई टू का स्क्वायर, एक्साई थ्री का, एक्स की जब एक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इन पे क्या आते जाएंगे, स्क्वायर्स आते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्क्वायर आना था, इस जगह पे हर एलिमेंट पे स्क्वायर आ जाएगा ना। इसी तरह हम इस पे मीट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं। मीट्रिक कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स और वाई के कंपोनेंट को माइनस करते जाना है। एक्स का कंपोनेंट एक्साई है और इसके ईटा है, उनको क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे और उस पे स्क्वायर लेते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, स्क्वायर लेते जाएंगे। नाउ ही सेइंग कंप्लीटनेस वाज शोन इन 151। अब इसको आर एन जो है उसको हमने कंप्लीट शो करवाना है। कंप्लीट शो करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमने पीछे देखा है कि 1.5.1 में सेक्शन में कि आर एन जो है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है या कंप्लीट वेक्टर स्पेस होती है, यूक्लिडियन स्पेस। तो हम उसको कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस जो है वो उसी चीज को फॉलो करते हुए प्रूव कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा है कि हम जो है इसको आर एन सॉरी एन तक नहीं लेते हम, एन कहाँ तक लेते हैं, थ्री टर्म तक ले लेते हैं। मतलब यूक्लिडियन स्पेस को हम अपने स्पेस को थ्री डायमेंशनल तक रख रहे हैं। तो फिर उस सूरत में हमारी इनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, ये वाली चीज हमारी इनर प्रोडक्ट बन जाएगी, ये जो आपको नजर आ रही है। इसमें फर्स्ट एक्स के एलिमेंट्स ये होंगे और वाई के एलिमेंट्स ये होंगे। और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑर्थोगोनल कब होगी, जब इनके डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, एग्रीज विद द एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो इसका मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस जो है उसमें भी परपेंडिकुलर की क्वालिटी होती है या आर एन में भी होती है। सिमिलरली हम यूनिटरी स्पेस सी एन की बात करेंगे। सी एन और आर एन हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें माइनर ही फर्क होता है। हमारा आर एन जो है वो रियल नंबर्स पे डिफाइन कर रही होते हुए सी एन स्पेस जो होती है वो कम्प्लेक्स नंबर्स की होती है। तो सी एन पे जब हम हिल्बर्ट स्पेस डिफाइन करेंगे और उस पे इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इनर प्रोडक्ट वैसी ही होगी, सिर्फ हम उस पर क्या करेंगे, कम्प्लेक्स डिफाइन कर देंगे, कम्प्लेक्स नंबर। दूसरे एलिमेंट पे हमने क्या लेना है, बार ले लिया हमने, जो ये डिनोट करेगी कि ये नंबर्स क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसी तरह हम इस पे नॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं और इनके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी शो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रियल स्पेसिस में क्या करते हैं, वाई एक्स इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है एक्स वाई इनर प्रोडक्ट के, लेकिन जब बार की बात आ जाए, जब कम्प्लेक्स नंबर की बात आ जाए तो फिर हम यहाँ पे बार ऐड करते हैं। ठीक, और इसी तरह ये भी बताया जा सकता है कि x इंटू एक्स जो है वो रियल नंबर बन जाएगा, क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसी कम्प्लेक्स नंबर से डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रियल नंबर आंसर देता है। स्पेस L2 हमने ये भी पढ़ी हुई है पहले, स्पेस जिसको हम जो है वो L2 स्पेस का नाम दे रहे थे और इसमें हमने डिफाइन किया था कि इसकी नॉर्म इस तरह से डिफाइन होती है। अब जब हमें नॉर्म पता लग गई है तो इसी नॉर्म को हम इनर प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स की जगह क्या ले लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंट फंक्शन, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, दो फंक्शन आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा और एक वाई फंक्शन आ जाएगा। तो ये इसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगी। सिमिलरली हम इस पे जो है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यूड वेक्टर स्पेस विच बिकम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस इफ वी डिफाइन। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का जो है अगर हमें कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बनानी हो तो वो फिर हमें किस फॉर्मेट की मिलेगी, वो फिर हमें ये वाला फॉर्मेट मिलेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कम्प्लेक्स हमने अगर नंबर्स को डिफाइन करना हो इनर प्रोडक्ट स्पेस में तो हम सेकेंड एलिमेंट पे बाहर लेते हैं। Here bar denotes the complex conjugate. It has the effect that IP3 holds. थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, वो प्रॉपर्टी क्या है कि x डॉट x या इनर प्रोडक्ट x की x के साथ जो है वो स्टिल रियल रहेगी। जब हम x की x के साथ लेंगे तो वो हमारे पास स्टिल क्या होनी चाहिए, रियल, क्योंकि ये नंबर क्या है, रियल नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर तो ये है, इसलिए x की इस x की x के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें डेफिनेटली एक रियल नंबर ही आंसर देगा। तो हमारी वो प्रॉपर्टी P3 जो है IP3 सेटिस्फाई रहेगी। दिस प्रॉपर्टी इज अगेन नीडेड इन कनेक्शन विद द नॉर्म। अब हम इस पे सिमिलरली नॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी नॉर्म हमने पहले भी डिफाइन की हुई है L2 स्पेस की, जिसको हमने फंक्शनल स्पेस का नाम भी दिया है।
और इसी तरह हम इस पे कम्प्लेक्स स्पेसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मैं आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ, ये सारी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है कि इसमें जैसे मैं आपको कहूँगी हिल्बर्ट स्पेस की 3 एग्जांपल्स दें, तो आपने इसमें से कोई 3 एग्जांपल्स डिस्कस कर लेनी है। इसी तरह आपसे एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। जब एग्जांपल पूछी जाएंगी तो आपने उसकी नॉर्म भी बतानी है कैसी होगी। जैसे यही वाली ले लें, आपने इसकी जो है सबसे पहले क्या बताना है, इसकी डिफाइन करेंगे नॉर्म। नॉर्म डिफाइन करने के बाद इसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करेंगे। इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करने के बाद इसकी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है वो डिफाइन किया करेंगे, और उस पर नॉर्म भी हमें बता दिया करेंगे कि इस पे नॉर्म किस तरह से कम्प्लेक्स की जो है, पहले ऊपर हमने रियल फंक्शंस की ली है और ये वाली क्या है, ये कम्प्लेक्स की नॉर्म है। तो ये चीज़ें सब आप जब आप डिस्कस कर लेंगे सारी, तो आपकी एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली हिल्बर्ट स्पेस सीक्वेंस स्पेस L2 जो है वो सीक्वेंस स्पेस हम लेंगे, सीक्वेंसेस की स्पेस देखेंगे तो वो भी किस फॉर्मेट में होगी, डेफिनेटली वो सीक्वेंसेस की फॉर्म में होगी, j फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। j की जगह 1 1 पुट कर देंगे, xi1 eta1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे xi2 eta2 आ जाएगा। सिमिलरली ये चलते जाएंगे। और कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज फॉलोज फ्रॉम द काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये हमारी जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है विद द हेल्प ऑफ काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी। और हम अजम्पशन क्या कर रहे हैं कि x और y जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इस स्मॉल L2 स्पेस में से बिलोंग कर रहे हैं। इस पे भी सिमिलरली हम इसकी नॉर्म डिफाइन करेंगे। इस नॉर्म की जो है फिर हम ये भी डिफाइन किया कि L2 इज अ प्रोटोटाइप ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, ये एक हिल्बर्ट स्पेस का ही एक प्रोटोटाइप है, उसी का एक पार्ट है। It was introduced on investigating by D. Hilbert in his work on integral equation, and axioms definition on Hilbert space was not given until much later by Johann Neumann in a paper on the mathematical foundation of quantum mechanics, and that definition included separately a condition which was later dropped from the definition when Slovig and Richlich and F. Ray's definition. uh, F. Ray's showed that for most part of the theory that that the condition was an unnecessary restriction. ओके, अब इसमें जो उसने कहा है कि हम सबसे पहले जो डिफाइन की थी इन्वेस्टिगेशन, वो हिल्बर्ट ने डिफाइन की थी अपने इंटीग्रल इक्वेशन में, और उसमें हिल्बर्ट स्पेस के लिए उसने एक्सियम्स डिफाइन किए थे। बाद में न्यूमैन ने और अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में और इसी तरह कुछ और हमारे मैथमेटिशियंस जो हैं उन्होंने इनइक्वालिटी की मदद से शो किया था कि ये जो कंडीशन अप्लाई की है हिल्बर्ट ने, ये एक अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन है, हम इसके बगैर भी इसको प्रूव कर सकते हैं। वो कंडीशन जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं उन्हीं कंडीशन की बात हो रही है जिसमें हम x और x इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। इसी तरह हम एलपी स्पेस जो है उसको भी शो कर सकते हैं कि एलपी स्पेस जो है विद p नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, दैट्स नॉट अ हिल्बर्ट स्पेस। अगर LP जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है तो वो हिल्बर्ट स्पेस भी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये इसका प्रूफ दिया हुआ है। इस पे नॉर्म डिफाइन करके फिर उस पे जो है उस मीट्रिक लेकर उसको जो है वो डिफाइन किया हुआ है, और n कितना लिया जा रहा है, नॉट इक्वल टू 2। सिमिलरली कम्प्लेक्स फंक्शन की जो है वो यहाँ पे स्पेस एक डिफाइन की गई है। इसका भी बताया गया है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, इसलिए ये हिल्बर्ट स्पेस भी नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन ये नीचे दी गई है आपको, ठीक है, इसको रीड आउट कीजिएगा। और ये सारे के सारे यहाँ पे इसका यहाँ तक इसका प्रूफ दिया है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये जो है क्यों नहीं है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस या हिल्बर्ट स्पेसेस क्यों नहीं है, इनके रीजंस दीजिए। ओके, अब हमारे पास ये जो है ये एक चीज हमारे पास लिखी हुई है, इसमें उसने कहा वो फाइनली मेंशन द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग फैक्ट, वी नो दैट द इनर प्रोडक्ट there corresponds a norm which is given by 1. It is remarkable that conversely we can rediscover the inner product from the corresponding norm. He's saying that हम नॉर्म से क्या कर सकते हैं, दोबारा इनर प्रोडक्ट स्पेस बना सकते हैं। जैसे पहले हम इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम अगर हमारे पास नॉर्म स्पेस हो तो हम उसकी मदद से भी इनर प्रोडक्ट स्पेस बना सकते हैं। कैसे, जैसे ये हमारे पास जो है एक नॉर्म डिफाइन की हुई है, तो हमने इस कैलकुलेशंस की मदद से हमने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके आनी है। कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेसेस भी है इसकी, अगर ये कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हमें इसका एक रियल पार्ट मिलेगा, एक इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। आप देखें यहाँ पे
एलिमेंट रियल ही रखे हुए हैं, जबकि यहाँ पे एलिमेंट जो है वो क्या है, इमेजिनरी रख रही है। फॉर्मूला 10 इज समटाइम्स कॉल्ड द पोलराइजेशन आइडेंटिटी। इसको क्या बोलेंगे हम, पोलराइजेशन आइडेंटिटी। पोलराइजेशन क्या है जी, नॉर्म से हमने जो है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के कंपोनेंट फाइंड आउट किए हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, रियल कंपोनेंट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसिस एंड इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। सेक्शन 1 में हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, आपने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये इजी प्रॉब्लम्स है, मुश्किल नहीं है, जस्ट इसमें जो है वो डेफिनेशंस ही यूज हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सारी कर लोगे प्रूफ। इसमें मोस्टली वही कहा गया है जो हमने ऊपर पढ़ा है, उसी के रेलिवेंट बताया गया है। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसकी मुझे असाइनमेंट जो है कल 6 बजे से पहले पहले सबमिट करवानी है सबने अपने क्लासरूम में, ठीक है। और हमारा सेकंड टॉपिक इसी से रेलिवेंट है, फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। इसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें उसने कहा है कि n1 से n2 ये कौन सी है जी, नॉर्म स्पेसिस। n क्या डिनोट कर रहा है, नॉर्म स्पेसिस को। नॉर्म स्पेसिस की पहले दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है जी, फॉलो फ्रॉम IP4, जो भी हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस IP इनर प्रोडक्ट स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी से ही फॉलो हो रही है। इन फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या ली है जी, उसमें हमने ये कहा था कि ऑर्थोगोनैलिटी की हमने बात की थी। अगर हमारे पास एक्स और वाई जो है, मैं आपको दिखाती हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी आईपी की। जी, ये वाली फोर्थ प्रॉपर्टी की बात की जा रही है कि जब हम किसी एलिमेंट की उसी के साथ हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो आएगी। कब जीरो आएगी, अगर वो खुद जीरो होगा। तो सिमिलरली ये और इसका ये वाला पार्ट, ये दोनों कहाँ से हमने ये ली हैं, ये नॉर्म स्पेसिस से ही बेसिकली ली है। या यूँ कह लें, अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की बात कर रहे हैं तो इसको हम नॉर्म स्पेसिस से लेंगे, और अगर हम नॉर्म स्पेसिस की बात कर रहे हैं फ्रॉम इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेसिस से उसको फॉलो कर सकते हैं। मीन टू से ये दोनों एक दूसरे से फॉलो अप की जा सकती हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही थी, ओके। फर्दर n3 इज obtained by the use of IP2 and IP3, और जो हमारी नॉर्म स्पेसिस की थर्ड प्रॉपर्टी है वो इनर प्रोडक्ट की सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी से फॉलो अप की जा सकती है। कैसे, ये देखिए प्रूफ दिया हुआ है, अल्फा एक्स नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म। अगर हमने इसमें है, ये हमारे पास नॉर्म है, इसको इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से उसको लिखेंगे, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस में। अब हमने क्या करना है जी, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों हमारे अल्फाज हैं, अल्फा क्या होंगे, दोनों आउटसाइड आ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितना भी अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं, आउटसाइड आ जाते हैं। ये अल्फा और अल्फा मिलके अल्फा का मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। और देन हमारे पास ये चीज क्या रह जाएगी, अगेन दिस वन इज इक्वल्स टू एक्स नॉर्म स्क्वायर के। और जो कि हमारे पास क्या है जी, नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर नॉर्म के इनसाइड कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको आउटसाइड आ जाना चाहिए। जितनी पावर यहाँ पे होगी उतनी ही उस पे मॉड पे आ जाएगी। तो ये देखिए, ये हमने यूज इनर प्रोडक्ट को किया है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी, नॉन स्पेसिस की फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है। The next one is Schwarz inequality or triangular inequality. An inner product and corresponding norm satisfy the Schwarz inequality and triangular inequality. जैसे अभी हमने पैरेललोग्राम inequality के बारे में पढ़ा था, इक्वालिटी थी सॉरी वो। ये दो इनइक्वालिटीज हैं जो सेटिस्फाई होती हैं। बेसिकली दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड नॉर्म स्पेसेस। यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे इनर प्रोडक्ट स्पेस है और राइट हैंड साइड पे क्या है जी, नॉर्म स्पेसेस है, और यहाँ साइन क्या है, लेस देन इक्वल का। वेयर द इक्वालिटी साइन होगा डिफरेंट ओनली इफ एक्स वाई इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अगर एक्स वाई लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा तो फिर क्या होगी, इक्वालिटी होल्ड किया करेगी। सिमिलरली नॉर्म्स क्या सेटिस्फाई करती है, नॉर्म्स की मदद से अगर हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी देखें तो हम इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का नाम देंगे। ये इसमें दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, नॉर्म है। नॉर्म हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में कह रही है कि अगर हम प्लस कर लें दो वेक्टर्स को फिर नॉर्म लें
तो वो साइड हमारे पास क्या आएगी, लेस आएगी अगर हम अलग अलग नॉर्म लेके प्लस उसको करेंगे। तो इसमें भी वो कह रहे हैं इक्वलिटी साइन कब होल्ड होगी, अगर y जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू cy हो जाएगा, वेयर c इज एनी रियल नंबर। x क्या हो जाए, ये हमारे पास हो जाए सॉरी y 0 हो जाए और x की वैल्यू क्या हो जाए, c जो है वो कांस्टेंट ऑफ नॉर्म आ जाए और इसकी जगह y आ जाए, तो उस सूरत हाल में जो है ये दोनों साइड इक्वल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। इनके प्रूफ दिए हुए हैं, प्रूफ भी आप इनके देखिएगा, और इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा देन हम उस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। सिंपल से प्रूफ है। श्वार्ज इनइक्वालिटी का भी दिया, इसमें ऊपर श्वार्ज इनइक्वालिटी प्रूफ की है पार्ट में, देन बी पार्ट में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में उसी श्वार्ज इनइक्वालिटी को यूज किया हुआ है, ये प्रूफ दिया हुआ है इसका। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा। लेमा है जी कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। कंटिन्यूटी हम कैसे इसकी शो करवा सकते हैं, कंटिन्यूटी में ये कहा हुआ है जी, ये बात हम पहले भी इसमें सीक्वेंसेस में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास देखें ये एक्स एलिमेंट है, ठीक है, और ये भी हमारी एक्स जो है वो स्पेस है, एक्स एक्स स्पेस है, यहाँ से हमने एक्स एन एलिमेंट लिया और वो अप्रोच कर रहा है एक्स को, और यहाँ वाई एन एक एलिमेंट है वो अप्रोच कर रहा है वाई को। अगर हम इनर प्रोडक्ट लेना चाहें इस एक्स एन और वाई एन की इनर प्रोडक्ट, वो इनर प्रोडक्ट अप्रोच कर रही होगी इस एक्स एन और वाई एन की इनर प्रोडक्ट को, तो ये हमारे क्या है जी, कंटिन्यूटी को शो करेगा इनर प्रोडक्ट की। इसमें हम इसके प्रूफ में हम क्या चीज यूज करेंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और श्वार्ज इनइक्वालिटी यूज करते हुए इसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज क्या है जी, ये अप्रोच कर रही होगी जीरो को, जैसे जैसे ये जीरो को अप्रोच करेगी इसका मतलब क्या है कि हमारा y माइनस वाई एन माइनस वाई एन जो है ये वाली चीज किसको अप्रोच करेगी, ये वाली वैल्यू ये भी अप्रोच कर रही होगी जीरो को। सिमिलरली x माइनस एक्स एन ये भी अप्रोच कर रही होगी जीरो को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y तो एक नंबर है, सीक्वेंसेस यही दो हमारे पास बेसिकली हैं, एक ये सीक्वेंस है। तो ये तो हम पहले ही एक्स एन को बारे में जानते हैं कि एक्स एन जैसे जैसे जो है वो कन्वर्ज कर रहा होगा तो जीरो को अप्रोच कर रहेगा। जैसे ही हमारा एन इन्फिनिटी को जाएगा ये नंबर वाई एन वाई को अप्रोच कर रहा होगा, एक्स एन एक्स को अप्रोच कर रहा होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाई एन माइनस वाई अप्रोचिंग टू जीरो, एक्स एन माइनस एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। हमारे पास कन्वर्जेंस का मीनिंग यही होता है ना कि वाई एन जो है कोई भी सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है जी, कन्वर्ज कर रहा है किसी सीक्वेंस वाई। तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वाई एन माइनस वाई अप्रोचिंग टू जीरो। जब ये चीज उठा के इधर हम माइनस में ले आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जीरो रह जाता है। देन आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ये आपके नहीं है सिलेबस में इंक्लूड नहीं है आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक, इसलिए मैं आइसोमॉर्फिज्म को स्किप कर रही हूँ। सबस्पेस को पढ़ लेते हैं। Subspace Y of an inner product space X is defined to be a vector space of X taken with the inner product on X restricted to Y cross Y. Similarly, a subspace Y of a Hilbert space S is defined to be a subspace of H regarding as inner product space. Note that Y need not be a Hilbert space because Y may not be complete. अब इसको डायग्रामेटिकली देखें, कहाँ ये गया है कि ये एक एक्स सेट है, ये एक एक्स सेट है, इस x की x के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो मिल रही होगी तो हमें एक इनर प्रोडक्ट मिलेगी, तो हम कहेंगे कि ये x जो है ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब हमने क्या किया, इन्हीं x में से एक सेट लिया y और y सेट लिया, यहाँ से भी एक y सेट लिया। अब इन y सेट के y सेट पे जब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये सबस्पेस जो है ये भी क्या है, सबस्पेस y जो है ये भी इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, और सिमिलरली वो कह रहा है कि हिल्बर्ट स्पेस अगर हमारे पास बन रही है तो हिल्बर्ट स्पेस में अगर y है हमारे पास सब स्पेस है, इसके अंदर हमें कोई हिल्बर्ट स्पेस h मिल रही है, यहाँ पे भी हमें हिल्बर्ट स्पेस h मिल रही है, तो रिगार्डिंग नोट दैट y नीड नॉट बी अ हिल्बर्ट स्पेस, ये y जरूरी नहीं कि ये y जो है वो हिल्बर्ट स्पेस हो। ठीक है, या ये वाली हमारी कोरस्पॉन्डिंग y जो है वो हिल्बर्ट स्पेस हो, क्यों, y मे नॉट बी कंप्लीट, उसकी रीजन क्या है जी, ये जो हमने y सब स्पेस बनाई है ये कंप्लीट हो भी सकती है और कंप्लीट नहीं भी हो सकती। इससे रिगार्डिंग ये एक थ्योरम देखें, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसमें लिखे हैं, लेट y बी अ सबस्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस h, देन y इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ y इज क्लोज्ड इन h। अगर कब कंप्लीट होगी, जब y जो है वो क्लोज्ड होगी h में। y इज फाइनाइट डायमेंशनल व्हेन y इज कंप्लीट, अगर हमें उसको शो करवाना है
है कि वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो सिर्फ हम उसको शो करवा देंगे कि वो कंप्लीट है। और हम कहेंगे एच इज सेपरेबल, सो इन वाई मोर जनरली एवरी सबसेट ऑफ अ सेपरेबल इन प्रोडक्ट स्पेस इज सेपरेबल। कि अगर हम इस वाई में से कोई भी एक सबसेट और बना रहे हैं एच तरह के, और वो सारे जो हैं सेपरेबल हैं, तो हम कहेंगे कि हिल्बर्ट स्पेस भी जो है वो सेपरेबल है। अब प्रूफ ऑफ सी इज लेफ्ट टू द रीडर, इसका सी का प्रूफ जो है वो रीडर्स पे छोड़ा है, ये एक्सरसाइज में भी आपको मिलेगा। और ये भी आप जो है इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, इसमें ये प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे, इजीली आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। इनके प्रूफ्स भी आपने एक तो करने हैं, देन इसकी जो ये एक्सरसाइज है ये भी सारी करनी है। ये एक्सरसाइज आप इसमें देखिएगा जो डायग्राम के हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर ये 7 जो है, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, या इसको समझने में थोड़ी आपको मुश्किल आ सकती है, तो वो फिर आप मुझे मुझे बता दीजिएगा, जो जो क्वेश्चन आपके नहीं होंगे फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। और आपके ये 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए। एक सेक्शन 1 जो है इसका, उसकी आपने असाइनमेंट मुझे कल सबमिट करवानी है, और इसके ये जो 10 क्वेश्चन हैं इसके असाइनमेंट आपने मुझे परसों 6 बजे तक सबमिट करवानी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।